स्टूडेंट्स, बात करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। और मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और पूरी सीरीज जो है वो मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि 20 पुरुष एक कार को 6 घंटे में और 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि 20 पुरुष हैं या 10 औरतें हैं और वो किसी कार को 10 दिन में या 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो बताइए दूसरा ग्रुप उसमें कुछ औरतें या पुरुष हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो आपको कैसे करने हैं, तो एमडीएच क्या लगाना है आपको, एमडीएच। ये पहला ग्रुप आएगा और इसमें दूसरा ग्रुप आएगा। एम का मतलब होता है या तो आदमी होंगे, या तो औरतें होंगी, या बच्चे होंगे। डी का मतलब दिन और एच का मतलब घंटे। तो बस आपको यही लगाना है। बराबर इसलिए लगता है क्योंकि काम जो है वो एक ही है। मान ले रहे कि ये ग्रुप भी मकान बना रहा है और ये ग्रुप भी मकान बना रहा है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए बीच में क्या लगता है, बराबर लगता है। अब देखिए 20 पुरुष, तो 20 एन की वैल्यू कितनी हो गई, 20। 6 घंटे, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, 6 घंटे। और कितने दिन है, 7 दिन है, तो 7 दिन हो गए। बराबर में 10 पुरुष, तो 10 पुरुष हो गए। और 12 दिन में ये काम करते हैं, तो इन लोग को पर डे कितना काम करना पड़ेगा, पर डे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। एच निकालना है, ठीक है। तो आमने सामने आप काट सकते हो। 10 दूनी 20, 2 छंगे 12, 6 से 6 काट देंगे तो हम आंसर कितना आ जाएगा, 7। ये बचा है 7। तो पर डे 7 घंटे अगर वो दूसरा ग्रुप काम करे तो आराम से काम फिनिश हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है एक अनुपात वाला, दे रखा है 2x प्लस 3y बटे 3x प्लस 5y बराबर 18 बटे 29। अब आप कहोगे कि हमने बटे में क्यों लिख लिया। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। क्या होता है, बटे। आप इस टाइप से भाग में लिख सकते हो, अनुपात को भाग में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो 29 दूनी 58 और 29 की 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 एम 27, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। और इसके साथ क्या चल रहा है, 22। अब 18 की 3 से गुणा करेंगे, 18 36 54, 54x प्लस 18 पंजे 90y। अब x एक तरफ और y एक तरफ, तो 58x माइनस 54x बराबर में 90y, और ये प्लस 27y इधर जाएगा तो माइनस का 87y हो जाएगा। 58 में से 54 का 4x और 90 में 87 गया तो कितना बचा, 3y। ठीक है, तो x बटे y ये कितना हो गया आपका, 3 बटे 4। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 3 बटे 4। बस आपको ध्यान रखना है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 840 और उनका महत्तम यदि एक संख्या 56। मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा भी जाता है। तो इसका क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। क्योंकि लासा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त और मासा का मतलब होता है महत्तम समावर्त। अब आपको दे रखा है, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त जो है वो 840 है, तो लासा 840 दे रखा है और उनका महत्तम समावर्त 7 दे रखा है और एक संख्या 56 दे रखी है। दूसरी आपको फाइंड करनी है, दूसरी आपको निकालनी है। तो बस काट दीजिए, 7 अट्ठे 56, 840 को काट दीजिए, 8 एकम 8, ना जाने का 0, 8 पंजे 40। कुछ लोग को ये डाउट होता है कि ना जाने का 0 क्यों बोला जाता है या फिर 0 क्यों लग जाता है। तो देखिए क्या होता है कि 840 को जब 8 से भाग करोगे तो 8 एकम 8, तो 4 उतरेगा। अब 8 के पहाड़े में 4 तो आता नहीं है, 8 के पहाड़े में 4 आता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को सिखाया जाता है कि और भाग में आप केवल एक संख्या को उतार सकते हो। आप सोचो नहीं कट रहा है तो 0 आप नहीं उतार सकते हो, आपको कोई ऐसी पावर नहीं है। एक संख्या उतारेंगे, नहीं कट रहा है
तो नहीं कटने का ही 0 दिया जाता है। जब आप 0 यहां लगा दोगे तब अगली संख्या उतार सकते हो 0। ठीक है, तब 8 पंजे 40। तो ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ना जाने का 0 नहीं देते हैं तो आंसर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है इनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ट्रेन P से Q जा रही है। एक ट्रेन है, ये P है और ये Q है। यहां से जा रही है 70 की स्पीड से और वापस आ रही है 30 की स्पीड से। तो आपको क्या बताना है? औसत चाल बतानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत चाल देखिए कब लगाते हैं हम लोग फार्मूला, ये वाला 2x बाई अपॉन x प्लस वाई। जब दूरी समान हो, मतलब यहां से यहां तक गया और यहां से वहां तक। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, वो अपने ससुराल गया, अपने घर से ससुराल गया और ससुराल से वापस आ गया। बीच में ऐसा नहीं कि साल ही का चला गया और साल ही का चला गया हो, तब जो है वो ये फार्मूला लगता है 2x बाई अपॉन x प्लस वाई। और ये क्या होता है? औसत गति। क्या होता है? औसत गति। ये फार्मूला की क्या है कि तभी लगेगा जब दूरियां समान हो, वो जाए भी उतना और वापस भी उतना आ जाए। x चाहे आप इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, वो आपकी इच्छा है। नीचे वाले को मैंने x मान लिया, ऊपर वाले को y, अब बस लगा दीजिए। 2x की वैल्यू हो गई 70, y की वैल्यू हो गई 30 और x प्लस वाई 70 और प्लस 30 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 या 21, 21 दूनी 42। तो आंसर कितना होगा आपका? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बन जाता है। अगर मान लीजिए कि इस टाइप से मैं बना देता हूं कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु, समबाहु में सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर है। एक समबाहु पार्क है। क्या है? समबाहु पार्क। एक ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ठीक, एक व्यक्ति यहां से जा रहा है, यहां मान लो 20 की स्पीड से, और यहां पे आ रहा है वो 30 की स्पीड से, और यहां पे आ रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां पे उसे फटफटिया मिल गई है, मतलब बाइक मिल गई, वो फटाफट बाइक चला रहा है। यहाँ पे बेचारा साइकिल से जा रहा है, यहाँ पे उसे स्कूटी मिल गई है और यहाँ पे उसे फटफटिया मिल गई, बुलेट एकदम रॉले में। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगेगा? जब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि औसत चाल बताओ, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती? जल्दी, बेसिक है कि आप सबको जोड़ो निकालो, थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन आपको जब चालें दे रखी हो और दूरियां समान हो, दूरियां कितनी है? 3। एक तो है ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक। अब ये समबाहु बना है, तो समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो दूरियां भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इससे पहले हम लोगों ने जो लगाया था 2x बाई अपॉन x प्लस वाई, उसमें इधर गया और वापस आ गया, ससुराल गया ससुराल से वापस आ गया। तो 2x बाई अपॉन x प्लस वाई ये कब लगेगा? जब तीन दूरियां आपस में बराबर हो। देखिए फार्मूला क्या होता है? 3x बाई जेड x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। अब x इसे मान लीजिए, y इसे मान लीजिए और z इसे मान लीजिए। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखो 3x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30 और z की वैल्यू 60। ठीक, x y, x गुणा y मतलब 60, y z मतलब 1800। अच्छा ये 600 हो जाएगा, प्लस जेड एक्स 1200। बस इन सबको जोड़ लीजिए, 3 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 60, और नीचे कितना हो गया? 18 और 6 24 और 24 और 12 3600। कितना हो गया? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 छंग 36 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो औसतन स्पीड कितनी आ जाएगी उसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बस मेन क्या है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 3x बाई जेड अपॉन x बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलते हैं नेक्स्ट। एक शंकु आकार बर्तन की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है? एक शंकुकार बर्तन की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 20 पाई है। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है आपका पाई आर एल। एल क्या होता है? ये तर्क ऊंचाई।
4 सेंटीमीटर और इसका वक्रपृष्ठीय 20 पाई है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 20 पाई दे रखा है, रख दो बराबर पाई। आर कितना दे रखा है 4, आर कितना दे रखा है 4 और एल पता नहीं है, पाई से पाई कैंसिल, 4 पंजे 20, एल बराबर कितना आ जाएगा 5। आपको क्या ज्ञात करना है, शंक्वाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करना है, तो एल कितना आ गया 5। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फाइंड करना है। ठीक, अब इसके लिए आपको चाहिए कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या होता है आपका, ये ऊंचाई, क्योंकि ये तिर्यक ऊंचाई है। अब हम लोग यहाँ पे जो सीधी है तो 90 डिग्री बनता है, तो हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस कब लगती है, जब 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने क्या है 5, 5 मतलब पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि 90 डिग्री के जो सामने भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, कर्ण। ये क्या होती है लंब और ये क्या होती है आधार। तो कर्ण कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर पता नहीं, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, इधर गया तो 9 बचा, तो लंब स्क्वायर और स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वर्गमूल, तो लंब जो है वो कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। अब हमें पता चल गया है कि जो लंब है मतलब जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी है 3, तो बस लगा दो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 4, 4 गुणा 4 और हाइट कितनी है 3, 3 से 3 कट हो गया, गुणा कर लीजिए 22 चौक 88 इंटू 4/7, जो आपकी गुणा करने के बाद आ जाए वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दे रखा है कि 850 मीटर लंबी एक ट्रेन जो कि 162 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चल रही है, एक सुरंग को 63 सेकंड में पार कर लेती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या होता है कि जब भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो जितनी भी लंबाई आपको दे रखी है वो आपस में जोड़ ली जाती है, बस आपको ध्यान ये रखना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। ध्यान क्या रखना है कि जितनी भी लंबाई है, सुरंग को पार करे, ट्रेन को पार करे, पुल को पार करे, सब लंबाइयां जुड़ जाएंगी, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो समय कितना लग रहा है 63 सेकंड, लिख दो भैया। दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई 850 है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगी सुरंग की लंबाई, वो पता नहीं है, मान ले रहे सुरंग, ठीक है। और चाल कितनी आपको दे रखी है इसमें 162 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इसमें 162 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो किलोमीटर से जब लोग मीटर में जाते हैं, मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं, तो 5/18 करते हैं, क्या करते हैं 5/18 करते हैं। तो 18 नेमा कितने होता है 162, 18 नेमा कितना होता है 162, 9 पंजे 45। अब 63 की गुणा, क्योंकि ये 9 पंजे 45 और फिर इधर गुणा करोगे, 63 की 45 से गुणा करोगे बराबर 850 प्लस सुरंग की लंबाई। अब इसकी गुणा कर लीजिए आप, 63 की 45 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 से लगा 1 5 31 और 1 31, कट्टम 4 3 12 से लगा 1 6 24 और 1 25, तो 5 2 और 1 3 5 3 8 28 35, इसमें से 850 घटा दीजिए, 5 13 में से 5 गया 8, 7 में से 8 गया 9 और इधर कितना 1985। सुरंग की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी 1985 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास सुरंग की लंबाई दे रखी है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, आपको बस ये याद रखना है कि सुरंग की लंबाई इसमें जुड़ जाएगी। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी। देखिए ध्यान ये रखिएगा, एक अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था इसमें कि हमेशा जो छूट है वो किस पे दी जाती है, तो हमेशा छूट जो है वो क्रय मूल्य पे ना देके किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, जो भी प्रिंट होता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है कि जो स्लिप लगी होती है, जो पर्ची चिपकी हुई होती है, उसको अंकित मूल्य कहते हैं। और अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बहुत बढ़ा के रखा जाता है। जैसे कि मान लो मैं कोई चीज 500 रुपए खरीद के लाया, तो ये मेरे लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन अंकित मूल्य में क्या करूंगा कि इसका 800 रुपए रखूंगा, 900 रुपए रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा रखूंगा, कि अगर मान लीजिए मुझे डिस्काउंट देना भी पड़े, मान लो 900 रुपए की चीज है, अगर 100 रुपए का डिस्काउंट देना भी पड़े तब भी मुझे 300 रुपए का फायदा हो जाए। तो अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रखा जाता है, और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है, बहुत प्यारा सा एक छोटा सा फॉर्मूला में लिख रहा हूं। क्रय मूल्य पे हमेशा क्या होगा, लाभ होगा आपको, तो 100 प्लस
लाभ लिख लीजिए यहाँ पे, और हमेशा आप जो डिस्काउंट दोगे वो अंकित मूल पे दोगे। तो अंकित मूल 100 माइनस छूट। ये बहुत प्यारा फार्मूला है जिसमें क्रय मूल और अंकित मूल में आपस में रिलेशन दिया जाता है। क्रय मूल और अंकित मूल में लाभ और छूट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनता है, काफी एग्जाम में पूछा है। कभी वो क्या होगा, अंकित मूल दे देंगे आपको, छूट दे देंगे, लाभ दे देंगे, क्रय मूल पूछ लेंगे। अब देखो क्या दे रखते हैं, ये दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी, तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा 100 माइनस 10, यहाँ पे अंकित मूल बराबर, और लाभ कितने का हो रहा है 10% का। लाभ कितना हो रहा है, तो 100 प्लस 10, क्रय मूल पता नहीं। अब क्या पूछा गया आपसे कि क्रय मूल और अंकित मूल का अनुपात बताना है, तो बस क्रय मूल ये है, अंकित मूल को इधर ले आएंगे। क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको ये तिरछे में इधर आ जाएगा और ये तिरछे में उधर चला जाएगा। 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, और 100 प्लस 10 110, तो 9/11। आंसर कितना हो जाएगा आपका 9/11। जो क्रय मूल है वो 9 रुपए है। सोचो 9 रुपए की चीज खरीदी गई और उस पर प्रिंट कितने का करा गया 11 रुपए का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5200 रुपए का 3 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए जो P है आपका मूलधन जो है वो कितना है 52,000, और टाइम कितना है 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए मेरा तरीका क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, 3 साल का है तो मैं 1 साल लिखूंगा, 2 साल लिखूंगा और 3 साल। पहली साल पे पहली पट्टी, दूसरी साल है तो 2 पट्टी, 1 और 2, 3 साल है तो 3 पट्टी, 3 लाइन बोल सकते हो आप। ठीक, अब देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज। यहां से सीधे जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। बहुत बढ़िया फार्मूला है, काफी काम भी करता है ये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कभी भी एग्जाम होता है मैं हमेशा इसी से निकाल लेता हूं। देखिए 10% आपको निकालना है, तो 52,000 का 10% निकालिए। 52,000 का क्या निकालना है, पहले आपको 10% निकालना है, वो यहां लिखना है। कितना निकलेगा 5200, यहां यहां और यहां। कैसे निकालना है 52,000 का 10%, तो 52,000 गुणा 10%, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 बढ़ाते हैं, ऐसे करके 1 0 से 0, 1 0 से 0, तो कितना आ गया 5200 आ गया। ठीक, वो यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया और यहां लिख दिया। बस अब क्या करना है कि ये 5200 है, ये 5200, इसका 10% निकालो। 5200 का 10%, 0 0 0, तो कितना आएगा 520 यहां और 520 यहां। इसका देखो ये यहां लिखा है और ये यहां, इसका 10% निकाल के यहां लिखा और इसका 10% निकाल के यहां लिखा। अब तीसरी लाइन जो बची है इसको भरना है, तो कैसे भरेंगे कि देखो इसका इंटरेस्ट यहां मिल गया, यहां मिल गया। अब इन दोनों का इंटरेस्ट कहां मिलेगा, वो यहां मिल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है। बच्चे गलती ये करते हैं, केवल 520 का 10% निकाल के यहां लिख देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। आपको क्या करना है, इसका और इसका दोनों का यहां लिखना है। अब जोड़ दीजिए जरा, 5200 और 520, 0 2 5 2 7, और इसका 10% निकाल दीजिए तो 572। बस अब इन तीनों जो भी संख्या दे रखी इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। जोड़ लीजिए 5 10 15, और ये हो गई 15,600, और ये कितना हो गया 1,040, और ये कितना हो गया 572। तो 2 7 4 11 से लगाए, 6 5 11 और 12 से लगाए, 5 6 और 1 7 और 1, तो 17,212 रुपए जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आराम से ऐसे आप लगा सकते हो। तो चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक बेलन के आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो एक बेलन बना लीजिए। ठीक है, ये आधार कितना है 35 सेंटीमीटर, आधार का व्यास जो है वो टोटल कितना है 35 सेंटीमीटर। देखिए इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, देखिए एक बेलन के आधार का व्यास जो है वो 35 सेंटीमीटर है,
लेकिन यहां से यहां तक क्या होता है, त्रिज्या। क्या होता है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो यहां से और यहां तक अगर चलेंगे तो इसको त्रिज्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और लेकिन इस पूरी लाइन को क्या बोला जाता है, व्यास। इसे छोटा सा एग्जांपल, ये त्रिज्या होती है और इसको अगर मैं यहां से यहां तक ऐसे मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब त्रिज्या को डबल कर दिया जाए तो व्यास मिल जाएगा, और व्यास को आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या मिल जाएगी। तो आपको व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 35, 2 गुणा त्रिज्या। तो दो यहां पे गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 35/2। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस का हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर लिख सकते हैं। छोटा आर लिख दो चाहे बड़ा आर, वो आपके ऊपर है। अब आपको दे रखा है कि जो बेलन है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 3080। जो वक्रपृष्ठ है वो कितना आपको दे रखा है, 3080। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है बेलन का, 2πRh। क्या होता है, 2πRh। अब वक्रपृष्ठ कितना है, 3080 कितना है, 3080 बराबर 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस कितनी है आपको, 35/2 गुणा h। 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35, 5 से काट लो, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 छक्का 30। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 616/22। काट दीजिए, 11 पंजे 55, 6 बचा, 11 संगे 66, 11 दूनी 22। तो हाइट कितनी आ गई, 28। कितनी आ गई हाइट, हाइट मतलब ये कितनी आ गई, 28। ठीक। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस कितनी आ गई, 35/2। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि पावर क्या लगी है, 2। और हाइट कितनी है इसकी, 28। काट दीजिए, 7 चौक 28, 4 से 4, 2 दूनी 4, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका। अब इसकी गुणा कर लीजिए 22 की और 35 की। 35 की गुणा करेंगे तो 1225 आ जाएगा। इसका जो भी मल्टीप्लाई आप करोगे वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि 12.5% के लाभ पर 630 रुपए में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो एक छोटा सा फार्मूला, अगर आपको फार्मूले से करना है तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। इससे भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो एक शॉर्टकट में भी बताऊंगा, उससे भी आप निकाल सकते हो। यहां पे अगर लाभ है तो प्लस लिख दीजिए, हानि है तो माइनस लिख दीजिए। क्रय मूल्य आपको बताना है 630 रुपए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 630 गुणा 100। अब लाभ कितना हो रहा है आपको, 12.5। तो 100 प्लस 12.5, तो क्या बनेगा ये 630 गुणा 100 बटे 100 और 12, 112.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 ऊपर हो जाएंगे। अब देख कैसे काटेंगे, 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 0, 25 चौका 100, 12 बचे, यहां पे 5 हो गए, 125। तो कितना हो जाए, 25 पंजे 125। अब 9 से काटते हैं, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 5 अट्ठे 40, 7 अट्ठे 56। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 560 रुपए हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका होगा, ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से आता है तो ये फार्मूला कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अभी धीरे धीरे सीख रहे हो, तो ये फार्मूला याद कर लो। क्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य पूछ लेंगे, विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य पूछ लेंगे। यहाँ पे लाभ और हानि डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर क्या दे रखा है आपको। तो चलिए एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, इसकी क्या है कि मान ले रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है वो 100% है। कितना, 100। क्रय मूल्य को क्या मान के चलते हैं, 100%। अब देखो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ के। क्रय मूल्य प्लस लाभ के, तभी तो विक्रय मूल्य होगा।
मान लो कि मैंने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी और 8 रुपए की बेच दी, तो मेरा 5 रुपए क्रय मूल्य है और 3 रुपए मेरा उसमें लाभ है, तो वो किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमने 100% माना है और जो लाभ हो रहा है वो 12.5% हो रहा है, और वो किसके बराबर है? 630 रुपए के बराबर है बस। तो 630 के बराबर क्या हो जाएगा आपका? 112.5%। और आपको पता है कि परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे क्या परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा? 100, और पॉइंट हटाएंगे तो 0। बस काटे पीटेंगे तो भी आपको क्या आ जाएगा? वही आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं, मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैंने ऐसे काफी वीडियोस बना रखे हैं, आप जाइए अंकित मैट्रिक्स पे जाइए, वहां आपको मिल जाएंगे। और मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और